नमस्कार। आज हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लंबे और काफ़ी उलझे हुए इतिहास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर। मकसद बस यही है कि उन अहम मोड़ों को समझा जाए जिन्होंने इस क्षेत्र को वो शक्ल दी जिसमें वो आज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ केनानी बस्तियां थीं, फिर इजरायली जनजातियां आईं, एक संयुक्त राजशाही बनी जो बाद में बट गई और फिर बाहरी ताकतों ने उसे जीत भी लिया। लेकिन शायद कहानी का एक अहम मोड़ विषय रोमन साम्राज्य के समय आया। बिल्कुल, खासकर जब 70 ईस्वी में दूसरा मंदिर नष्ट किया गया और फिर 135 ईस्वी के विद्रोह के बाद बड़े पैमाने पर यहूदियों को यहां से निकाला गया, जिसे डायस्पोरा या बिखराव कहा जाता है। इसी समय रोमनों ने इस क्षेत्र का नाम बदलकर पैलेस्टीना रखा। हालांकि स्रोत ये भी दिखाते हैं कि यहूदी समुदाय की एक छोटी आबादी वो हमेशा इस जमीन पर मौजूद रही, ऐसा नहीं कि सब चले गए। तो इस बिखराव के बाद क्या हुआ? मतलब यहूदी समुदाय दुनिया भर में फैल गया जी, लेकिन जमीन से उनका वो धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव वो बना रहा। फिर सदियों बाद 1800 के दशक के अंत में एक नया विचार उभर कर आया, ज़ायोनिज्म। स्रोत कहते हैं कि ये थियोडोर हर्जल जैसे विचारकों से प्रेरित था, एक राजनीतिक आंदोलन जिसका लक्ष्य था यहूदियों के लिए उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि मतलब फिलिस्तीन में एक राष्ट्र राज्य स्थापित करना। और यहीं से आप देखिए आधुनिक इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का नियंत्रण संभाल लिया। इसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। इसी दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया, 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र। हाँ, ये बाल्फोर घोषणा पत्र ये काफी अहम लगता है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? इसका ठीक मतलब क्या था और क्या ये शुरू से ही विवादास्पद था? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम स्थापित करने का समर्थन किया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त वहां एक बड़ी अरब आबादी भी रहती थी। उनके राजनीतिक अधिकारों का भी जिक्र था, पर बहुत अस्पष्ट तरीके से। इसी वजह से ये घोषणा पत्र तुरंत ही तनाव का कारण बन गया। एक ही जमीन और उसके लिए दो अलग अलग राष्ट्रीय आकांक्षाएं टकराने लगीं और ब्रिटेन की नीतियां उन्होंने इस टकराव को और हवा दी एक तरह से। अच्छा, और फिर हॉलोकॉस्ट के दौरान और उसके बाद यूरोप से यहूदी आप्रवासन और बढ़ा। हाँ बिल्कुल, जिससे तनाव और गहरा हो गया होगा। जी। अंततः 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके फौरन बाद ही पड़ोसी अरब देशों ने हमला कर दिया। ये था 1948 का पहला अरब इजराइल युद्ध। इस युद्ध के नतीजों को स्रोत दोनों तरफ से बहुत अलग तरह से देखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। इजराइल के लिए यह स्वतंत्रता संग्राम था, तो फिलिस्तीनियों के लिए ये नकबा यानी महाविनाश था, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बन गए। और ये शरणार्थी समस्या देखिए आज तक एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और ये संघर्ष तो यही नहीं रुका, इसके बाद भी कई युद्ध हुए। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, वो एक और बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ बिल्कुल, वो बहुत निर्णायक था। उस युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसने संघर्ष के भूगोल और राजनीति को आप कह सकते हैं पूरी तरह बदल दिया। हालांकि बाद में मिस्र के साथ 1979 में और जॉर्डन के साथ 1994 में शांति समझौते हुए और सिनाई मिस्र को वापस मिल भी गया। लेकिन वेस्ट बैंक, गाजा और यरूशलेम की स्थिति का मुद्दा और भी ज्यादा जटिल हो गया। शांति की और भी कोशिशें हुई बाद में, जैसे 1990 के दशक के ओस्लो समझौते। उनसे कुछ हल निकला क्या? ओस्लो समझौतों से एक सीमित फिलिस्तीनी स्वायत्तता यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसकी स्थापना तो हुई, लेकिन जो अंतिम स्थिति के मुद्दे थे, जैसे सीमाएं क्या होंगी, यरूशलेम का क्या होगा, शरणार्थियों का क्या होगा और वो जो बस्तियां हैं उनका क्या होगा, वो सब अनसुलझे रह गए। हाल के वर्षों में अब्राहम समझौते हुए 2020 में। उसके तहत कुछ अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दा और ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ तनाव वो अभी भी बना हुआ है। तो इन सभी स्रोतों को देखकर क्या तस्वीर उभरती है? ये एक बहुत ही ज्यादा जटिल इतिहास है, जिसमें प्राचीन जड़ों के दावे हैं, सदियों का बिखराव है, राष्ट्रवाद का उदय है, बाहरी शक्तियों का दखल है, युद्ध, विस्थापन और शांति की वो अधूरी कोशिशें, सब कुछ शामिल है।
बिल्कुल। और जो बात यहाँ सोचने लायक है वो ये कि इतिहास की इन अलग अलग परतों और नजरियों को समझे बिना आज की स्थिति को समझना लगभग नामुमकिन है। हर पक्ष के अपने सच हैं, अपनी पीड़ाएं हैं और अपनी आकांक्षाएं हैं, और ये सब इस लंबे इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास के इस भारी बोझ को देखते हुए और जमीन पर इतने गहरे जुड़े और टकराते दावों को देखते हुए भविष्य में शांति और सह अस्तित्व की राह खोजने के लिए किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? नमस्कार। आज हम इज़राइल और फिलिस्तीन के लंबे और काफी उलझे हुए इतिहास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास स्रोत हैं उनके आधार पर। मकसद बस यही है कि उन अहम मोड़ों को समझा जाए जिन्होंने इस क्षेत्र को वो शक्ल दी जिसमें वो आज है। तो चलिए शुरू करते हैं।